नमस्कार दोस्तों। कदम के आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा हमने कल निश्चित किया, आज हम हिंदी रंगमंच और उसका विकास पढ़ेंगे। तो जो विद्यार्थी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, हिंदी साहित्य 150 दिन में करने का हमने लक्ष्य रखा है। हर दिन के, हर सप्ताह के और हर महीने के टारगेट के अनुसार हम लगातार हिंदी साहित्य को तैयार करते जा रहे हैं। इसी कड़ी में हमने हिंदी गद्य को पढ़ना शुरू किया है और उसमें हम हिंदी नाटक की श्रृंखला में अभी वर्तमान में है। पिछले 2 दिनों में हमने हिंदी नाटक का विकास पढ़ा है, जिसमें हिंदी का जो नाटक है वो किस प्रकार शुरुआत से लेकर अब तक विकसित हुआ है, और दूसरा प्रमुख नाटककार और उनके प्रमुख नाटक कौन-कौन से हैं, ये पिछले 2 दिन के वीडियो में हम देख चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछले 2 वीडियोस देख सकते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो है रंगमंच। रंगमंच और उसका विकास। तो इसको आज और कल 2 दिन में पढ़ेंगे हम। आज जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो है नाटक और रंगमंच में आपस में क्या संबंध है, हिंदी रंगमंच की पृष्ठभूमि क्या है, इसकी विकास यात्रा और अव्यावसायिक रंगमंच क्या है। इन 4 टॉपिक्स को आज हमें पढ़ना है। तो एक-एक करके हम पढ़ेंगे और उसके बाद जैसे जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये आपको मिलते ही रहते हैं। तो आप इन टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस का अभ्यास भी कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के ये टॉपिक्स। तो पहला हमें पढ़ना है कि हिंदी रंगमंच और जो उसका विकास है, उसका पहला जो टॉपिक है वह है नाटक व रंगमंच का अंतः संबंध। आपस में उनमें क्या संबंध है। तो देखिए, रंगमंच काफी हद तक काफी सारे टॉपिक्स हम जब नाटक पढ़ रहे थे तो उसमें रंगमंचीयता ऐसे काफी सारे टॉपिक्स आ रहे थे साथ साथ। तो बहुत सारी चीजें तो हमने जो नाटक पढ़ने के क्रम में भी कवर कर ली है। तो काफी जगह केवल मैं सांकेतिक रूप से आपको बता दूंगा कि ये वाली चीज हम पढ़ चुके हैं, तो उसी से जोड़ते हुए अगर रंगमंच का प्रश्न आता है तो वहां से चीजों को उठाकर आप लिख पाएंगे। अलग से जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको अब हम देखेंगे। तो नाटक और रंगमंच के संबंध को लेकर 2 प्रमुख विचार देखने को मिलते हैं। पहला जो विचार है वह दोनों को अलग अलग साहित्यिक विधा मानता है। दोनों का अस्तित्व अलग अलग माना गया है। रंगमंच और नाटक को एक पृथक सत्ता के रूप में माना जाता है। इनका मानना यह होता है कि नाटक को रंगमंच के लिए नहीं, रंगमंच को नाटक का अनिवार्य तत्व माना जाना चाहिए। एस इन ये जो विचार है ये प्रसाद जी के हैं। प्रसाद जी का ये मानना था कि भाई जरूरी नहीं है कि रंगमंच पर नाटक सफल हो तो उसी हिसाब से मैं अपने नाटकों की रचना करूं। इनका विचार इस तरीके का कि नाटक अपने आप में स्वतंत्र है, नाटक प्राथमिक है और रंगमंच द्वितीयक है। तो नाटक अपने हिसाब से लिखा जाएगा, रंगमंच होता है, नहीं होता है तो नहीं होता। रंगमंच के लिए नाटक की आत्मा या नाटक के जो स्वरूप है उसमें बदलाव करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ये प्रसाद जी का मानना था। लेकिन वहीं एक दूसरा वर्ग है जिसका नेतृत्व मोहन राकेश करते हैं। उनका यह मानना था कि रंगमंच नाटक के लिए अनिवार्य है, बिना रंगमंच नाटक का कोई अस्तित्व नहीं है। ये दूसरा विचार है। तो ये 2 तरीके की विचारधाराएं देखी गई, पर ओवरऑल अगर हम बात करें तो नाटक एक स्थूल भाषिक कंकाल केवल होता है। उसमें प्राण शक्ति की प्रतिष्ठा कौन करता है? रंगमंच ही करता है। मतलब जीवंतता जो लाता है ना नाटक में, वो कौन लाएगा? वो रंगमंच लेकर आएगा। कलात्मक रंगमंच नाटक को अतिरिक्त आयाम प्रदान कर कई गुना जीवंतता प्रदान करता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि केवल रंगमंच के हिसाब से ही नाटक लिखा जाना चाहिए या नाटक गौण है केवल रंगमंच महत्वपूर्ण है, ऐसा भी नहीं है। नाटक की सत्ता प्राथमिक व आधारभूत ही है। नाटक प्राथमिक निश्चित तौर पर है। नाटक के बिना रंगमंच की कल्पना करना भी संभव नहीं है। तो अंततः हम ये कह सकते हैं तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। नाटक में प्राण तत्व डालता है रंगमंच, और रंगमंच नाटक की कलात्मकता के बिना भी रंगमंच संभव नहीं है। तो दोनों एक दूसरे से पृथक नहीं है। नाटक के बिना रंगमंच का अस्तित्व नहीं है और रंगमंच के बिना नाटक कुंठित हो जाएगा, उसकी वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो दोनों एक दूसरे से संबंधित है और एक दूसरे के पूरक है। तो ये तो हुआ पहला टॉपिक, हिंदी रंगमंच में नाटक और रंगमंच का आपसी संबंध। ठीक है। फिर दूसरा टॉपिक हमने देखा, दूसरा था हिंदी रंगमंच की पृष्ठभूमि। तो देखिए, हिंदी रंगमंच या नाटक की पृष्ठभूमि दोनों एक ही बात होगी इस केस में। इसकी शुरुआत होती है संस्कृत से।
संस्कृत के बाद में पारसी और लोक का समन्वित जो हमने शुरुआतों में देखा था कि शुरुआत संस्कृत के नाट्य शास्त्र से होती है। नाट्य शास्त्र में प्रयुक्त जो नाटक शब्द का बार बार प्रयोग किया जाता है उसका मतलब रंगमंच, अभिनय, नृत्य, संगीत, रस, वेशभूषा, संग, शिल्प, दर्शक आदि से संबंधित ही यह नाटक शब्द का प्रयोग बार बार किया जाता है। इसके बाद लोक नाट्य परंपराओं का विकास होता है। हमने नाटक के विकास में पढ़ा था, जैसे रामलीला, जात्रा, यात्रा, यक्षगान, रासलीला, नौटंकी, तमाशा। ये हम इतिहास में पढ़ते हैं कि कौन से क्षेत्र में नाटक को क्या कहा जाता है, ये हम पढ़ते हैं। यक्षगान जैसे अगर मैं गलत नहीं हूं तो यक्षगान शायद कर्नाटक में कहा जाता है इसको। तो ये लोक रंगमंच की परंपरा एक शुरू होती है और उसके बाद में भारतीय रंगमंच की प्रॉपर तरीके से एक शुरुआत होती है। सबसे पहले इसकी शुरुआत जो करने का श्रेय है वह अल्फ्रेड नाटक मंडली को दिया जाता है, जिसके कर्ता धर्ता मुख्य रूप से भारतेंदु ही थे। इन्होंने हमने कल जब पढ़ा था भारतेंदु के बारे में पढ़ा था तो इन्होंने भी रंग कर्म का स्वयं कार्य किया था। तो ये अल्फ्रेड नाटक मंडली से जुड़े हुए थे। इस दौरान जो ये जो अल्फ्रेड नाटक मंडली है ये अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी और इस दौरान जो रंगमंच पर खेल खेला जाता था उसमें स्त्री चरित्रों का भी अभिनय कौन करता था, पुरुष पात्र ही करते थे। दूसरा जो ऐसा ही संस्था थी वो थी कलकत्ता का मॉडर्न थिएटर। ये बंबई की पारसी रंगमंच की कंपनी थी जिसने इंपीरियर को खरीदकर कलकत्ता का मॉडर्न थिएटर बनाया था। तो बंबई और कलकत्ता के इन रंगमंचों के एकीकरण ने रंगमंच के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया। कलकत्ता का मॉडर्न थिएटर भी एक महत्वपूर्ण संस्था थी जिससे भारत में रंगमंच का विकास हुआ है। अन्य संस्थाओं के नाम देखें तो बनारस थिएटर है, इसने अव्यवसायिक रंगमंच में काम किया। भारतेंदु की स्वयं की नाटक मंडली थी, इसने ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त जैसे नाटकों का सफल मंचन किया। बलिया नाट्य समाज था एक, नेशनल थिएटर था और एक काशी विश्वविद्यालय में विक्रम परिषद करके भी एक परिषद थी जो नाटकों का रंगमंच करती थी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण शुरुआती संस्थाएं हैं। उसके बाद में जो विकास यात्रा होती है, जो हमने नाटक की विकास यात्रा पढ़ी है, उसी रूप में रंगमंच की भी विकास यात्रा होती है। सबसे पहले भारतेंदु युग आता है। इस समय इस हमने पढ़ा था कल कि भारतेंदु ने पारसी रंगमंच से अलग भारतीयता के तत्वों के साथ भारतीय नाटक की स्थापना की या रंगमंच की स्थापना की और इन्होंने विभिन्न जो नाट्य शैली या रंगमंच शैलियां चल रही थी उनका समन्वय करने का प्रयास किया, वह चाहे पारसी हो, संस्कृत हो या भारतीय हो। तो ये सारी चीजें जो हमने कल पढ़ी थी उन्हीं से यहाँ पे चीजें आपको कवर करनी है। दूसरा था पारसी थिएटर। पारसी थिएटर की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है भारतीय रंगमंच के विकास में। पारसी जो थिएटर है शुद्ध व्यवसायिक थिएटर था, जबकि भारतीय ओवरऑल अब जब भी आप रंगमंच को देखेंगे तो भारतीय रंगमंच की एक सबसे बड़ी विशेषता इसका अव्यवसायिकता थी। ये अव्यवसायिक थिएटर के रूप में स्थापित हुआ था, लेकिन पारसी थिएटर क्या था, शुद्ध व्यवसायिक थिएटर था। इसकी विशेषताएं अगर देखें तो ये क्या करते थे, रंगमंच को व्यवसायिकता का रूप देते थे, कलाकारों को वेतन भी देते थे। ये हिंदी भाषा में ही नाट्य करते थे, बताओ, है ना। पारसी थे लेकिन हिंदी भाषा में से जनता के संरक्षण प्राप्त कराते थे। साहित्य व रंगमंच की दूरियों को समाप्त किया इन्होंने। रंगमंच की प्रकृति के अनुरूप इन्होंने भाषा का प्रयोग किया और उसी के अनुरूप इन्होंने अभिनय शैली का भी प्रयोग किया। हालांकि इनके नाटकों में अति नाटकीयता देखने को मिलती है। अधिकतर जो नाटक व रंगमंच है इन्होंने हिंदी भाषा में ही किए हैं। जो पारसी थिएटर के जो कलाकार हैं इन्होंने भारतीय संस्कृति के आदर्शों व नाट्य पद्धतियों का अपने नाटकों में क्या किया, समाहार किया, मतलब उसमें उन्होंने शामिल किया। तो इन्होंने क्या किया, मतलब कि थे तो विदेशी पारसी थे लेकिन भारतीय जो जितने भी तत्व, जैसे भारतीय भाषा हो, भारतीय आदर्श हो या भारतीय संस्कृति के कोई भी तत्व हो, उनको अपने नाटकों में शामिल कर लिया। उदाहरण है इनके कथानक पुराण, महाभारत, रामायण आदि से लिए जाते थे। ठीक है, इनके जो नाटक या रंगमंच होते थे उनकी विशेषताएं शिल्पगत अगर देखें तो इसका कथानक क्या होगा, सपाट देखने को मिलेगा। दृश्य तत्वों पर ये ज्यादा बल देते थे, एक अच्छी दृश्य योजना रखते थे, रंग संसाधनों को पर्याप्त प्रयोग करते थे, मतलब बहुत अच्छे से संसाधन लगाते थे, प्रकाश व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था, सब पर ये बराबर ध्यान देते थे। मंच के स्थान पर पर्दों का प्रयोग करते थे। संगीत नृत्य भी अपने नाटकों में शामिल करते थे।
और भाषा इनकी उर्दू प्रधान भाषा थी। इसमें जो नाटकों का मंचन किया गया उसमें लैला मजनू, महाभारत, नारायण प्रसाद बेताब का नारायण प्रसाद बेताब के नाटक है, उनका आगा अशरफ के नाटक, इनका काफी मंचन किया गया। ठीक है, तो ये तो थी बात क्या हिंदी रंगमंच की विकास यात्रा में भारतेंदु के काल में और उसके बाद पारसी थिएटर के काल में। ठीक है, उसके बाद आता है प्रसाद जी का युग। तो प्रसाद जी का कल हमने जो पढ़ा था कि प्रसाद के दौरान क्या हुआ था, वहीं से आप लिखेंगे। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण संस्था आती है, वो इप्टा कह लीजिए, आईपीए कह लीजिए, बाद में इसका नाम आईपीए हो गया था, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन बाद में होगी इंडियन पीपल्स एसोसिएशन। तो इसका जन्म देश की जब संघर्ष आजादी का संघर्ष कर रहा था, तो उस आजादी के संघर्ष को प्रोत्साहित करने के लिए, उसको सर्वव्यापी बनाने के लिए किया गया। और देश में जो फांसीवादी आंदोलन चल रहा था उसके विरोध में इसकी स्थापना की गई थी। कहां पे की गई थी? बंबई में की गई थी 1943 में। इसकी जो गतिविधियां थी अत्यधिक लोकप्रिय व देशव्यापी थी। प्रगतिशील नाटकों के मंचन पर इसमें बल दिया जाता था। नुक्कड़ नाटकों के मंचन को इन्होंने लोकप्रिय बनाया और विभिन्न भाषाओं के प्रगतिशील जो लेखक थे, वो अधिकांश लेखक इससे जुड़े हुए थे। किससे? आईपीए से या इप्टा से। ठीक है, आजादी के बाद भी यह सक्रिय रहा। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो चेहरा है ना, वो है बलराज साहनी। भाई अगर आपने फिल्म के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो तो बलराज साहनी फिल्मों में भी एक बहुत बड़ा चेहरा है। तो ये इप्टा के महत्वपूर्ण अभिनेता थे। हिंदी रंगमंच को आम जनता के साथ जोड़ने में इन्होंने काफी बड़ा योगदान दिया। इप्टा की भूमिका जो है पूरे हिंदी रंगमंच के विकास में, वो पूरी ऐतिहासिक है। ठहराव आया है लेकिन फिर भी आज भी समकालीन रंगमंच पर इप्टा अपनी सक्रियता बनाए हुए है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण संस्था बलराज साहनी को जरूर याद कर लेना। दूसरा जो इसमें संस्था है वो है पृथ्वी थिएटर। इसका भी नाम आपने निश्चित तौर पे सुना होगा। कपूर खानदान के बारे में तो पता है ना, राज कपूर का जो खानदान है, अभी रणवीर कपूर जो उन्हीं के खानदान से हैं। ये खानदान जो है, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो पृथ्वी थिएटर से हुई थी। इन्होंने पृथ्वी थिएटर की स्थापना की थी। इसलिए किसने की थी? पृथ्वीराज कपूर ने। किसने की थी? पृथ्वीराज कपूर ने। 1944 में इन्होंने हिंदी रंगमंच को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। इप्टा के साथ सहयोग से इन्होंने हिंदी रंगमंच की सामाजिक भूमिका को पहचाना और स्पष्ट किया। पूरे 16 वर्ष तक पूरे भारत में अलग अलग जगह जा जाके भारत में नाटकों का इन्होंने मंचन किया। पारसी थिएटर के बाद एक ऐसा नाटक समूह था जो अपने नाट्य दल, रंगसज्जा तथा रंगोपकरण के साथ उत्तर दक्षिण भारत के सभी क्षेत्रों में यात्राएं करता व प्रस्तुतियां देता था। मतलब इसने पूरा एक बेस क्रिएट किया, पूरे भारत में रंगमंच को फैलाया। इससे कौन कौन जुड़े हुए थे? देखिए, पृथ्वीराज कपूर, ये सब नाम आपने सुने हैं। शम्मी कपूर, प्रेमनाथ, सुदर्शन, संटी, श्री राम, राज कपूर भी थे। मतलब सारे जो फिल्मी कलाकार हैं वो रंगमंच से भी जुड़े हुए थे। इनके विषय क्या होते थे जो नाटक खेलते थे उनके? साम्राज्यवाद विरोध, सामंतवाद विरोध, पूंजीवाद के विकृत रूपों का उद्घाटन करना, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना, ऐसे विषय जो सामाजिक विषय हैं वो ये चुनते थे। यह जो पृथ्वी थिएटर है आज भी सक्रिय है। हाँ, और प्रतिबद्धता और व्यवसायिकता के साथ अभी प्रोफेशनली ये काम कर रहा है और यह भी अखिल भारतीय नाट्योत्सव का आयोजन भी कराता है। तो दो संस्थाएं पढ़ी है आपने, पृथ्वी थिएटर और इप्टा। तो ये हिंदी रंगमंच का विकास। और आधुनिक रंगमंच की बात करें तो मोहन राकेश आधुनिक रंगमंच के नेतृत्व करते हुए आ रहे हैं। उन्हीं के सानिध्य में आधुनिक रंगमंच काम कर रहा है। तो मोहन राकेश व हिंदी रंगमंच का विकास हम देखेंगे। तो रंग दृष्टि से हिंदी रंगमंच के विकास में मोहन राकेश एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। इन्होंने पश्चिमी रंगमंच से पृथक कर हिंदी के नए व मौलिक रंगमंच की खोज का प्रयास किया है और अपनी यह सोच आषाढ़ का एक दिन जो हमने पढ़ना है पेपर 2 में, उसकी भूमिका में लिखा है। इन्होंने एक ऐसे रंगमंच बनाने की कोशिश की है जो मानव तत्व और शब्द तत्व पर आधारित हो, ताकि कम से कम संसाधनों के साथ संश्लिष्ट से संश्लिष्ट प्रयोग
किए जा सकते हैं। कल हमने बात की थी मोहन राकेश के जो नाटक होते हैं, एक-एक दृश्य में ही खत्म हो जाते हैं। तो कितने कम संसाधनों में नाटकों को खेला जा सकता है और इतनी संवेदनात्मक स्तर पर इतनी गहराई देखने को मिलती है जो किसी और नाटकों में देखने को नहीं मिलती। इनके विचारों को समझने की अगर हम कोशिश करें तो ये लिखते हैं, हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक मूर्तियों व आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। हमारे दैनंदिन जीवन के राग रंग को प्रस्तुत करने के लिए, हमारे संवेदों और स्पंदों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस रंगमंच की आवश्यकता है वह पाश्चात्य रंगमंच से कहीं भिन्न होगा। ये इनके रंगमंच को लेकर मोहन राकेश के विचार हैं। इनके नाटक कल हमने देखे थे, लहरों के राजंश भी देखा था, आधे अधूरे भी देखा था, महेंद्र नाथ और सावित्री याद कीजिए, दो इसके महत्वपूर्ण कैरेक्टर थे। तो इनकी सबसे बड़ी जो विशेषता मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, सिर्फ एक दृश्य से नाटकों की प्रस्तुति, नेपथ्य से ध्वनियों का सार्थक प्रयोग, अभिनेता की आंगिक चेष्टाओं का प्रयोग, ये बहुत बड़ी विशेषताएं रही हैं। 3 याद कर लो, मैं बोल रहा हूं उसको एमटीआर कर लो। मुझे तुम रटो, क्या होता है एमटीआर? बताया हुआ है मैंने, मुझे तुम रटो। कुछ चीजें तो याद करने की ही होती है, तो ये आपका है एमटीआर, मुझे तुम रटो। 3 विशेषताएं मोहन राकेश आया ना, और ये 3 विशेषताएं लिख देनी है। क्लियर है सबको? ठीक है। फिर एक और संस्था है, वो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ये आज भी एग्जिस्ट करती है, एनएसडी। शाहरुख खान, आपके पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, ये सारे एनएसडी से निकले हुए हैं। तो बड़ी अच्छी संस्था है, दिल्ली में ये संस्था है। इसी के सारे प्रोडक्ट हैं जो आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। संगीत नाटक अकादमी द्वारा 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। देश की प्रतिभाओं को इन्होंने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और उनको जन्म दिया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी भाई इसी से थे, एनएसडी से थे, ठीक है ना। तो ये क्या करती है, समकालीन कृतियों, विदेशी नाटकों, अनुदित नाटकों की प्रस्तुति करती है। देश के साथ विदेशों में भी प्रस्तुति करती है। अब तो एनएसडी क्या कर रहा है, बहुत सारे कोर्सेज चला रहा है, एक्टिंग क्लासेस चला रहा है, मतलब इन्होंने तो शायद डिग्री भी देना शुरू कर दिया, तो बहुत सारी चीजें एनएसडी कर रहा है। कुछ नाट्य आलोचकों का मानना है कि इस पर पाश्चात्य रंग शैलियों का प्रभाव बहुत ही ज्यादा है। शास्त्रीय व लोक परंपरा की यहाँ पर उपेक्षा की गई है। लेकिन आधुनिक रंगमंचों की तकनीक जो इन्होंने प्रयोग में लाई है एनएसडी ने, इससे भारतीय नाटक परंपरा जो है, भारतीय जो नाटक कला है, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर मिला है। भारतीय रंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। सांस्कृतिक औद्योगिकरण व कलाओं के तीव्र व्यवसायिक के दौर में हिंदी रंगमंच को इसने संभालने का काम किया है। ठीक है, तो एनएसडी के बारे में ध्यान रखना है। फिर नाटकों की एक शैली होती है जिसे नुक्कड़ नाटक कहा जाता है। नुक्कड़ मतलब स्ट्रीट, स्ट्रीट में जो ड्रामा होता है उसको स्ट्रीट ड्रामा भी कहा जाता है, नुक्कड़ नाटक। इस ये 60 के दशक में हिंदी रंगमंच को पाश्चात्य जो थिएटर के प्रभावों के विरुद्ध अपनी परंपराओं में जो लौटने का प्रयास किया गया था, उसमें नुक्कड़ नाटकों को खोजने का प्रयास किया गया है। बड़े बड़े अच्छे लगते हैं, मतलब आप देखिएगा कभी नुक्कड़ नाटक यूट्यूब पे, अगर किसी ने आज तक नहीं देखा है तो एक बार नुक्कड़ नाटक किसी का देख लीजिए। इतनी जोर जोर से बोल के सब लोगों को सुनाना, कोई रिसोर्सेज नहीं होते, बस पात्र होंगे और इतने सामाजिक विषय उठाएंगे और कोई माइक सज्जा नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है ना, और ये नाटक खेलने का प्रयास करते हैं। ये कॉलेजेस में बहुत ज्यादा होता है, डीयू जैसे कॉलेज में तो बहुत ज्यादा प्रचलित है नुक्कड़ नाटक। कंपटीशन होते हैं। जब मैं कॉलेज में पढ़ा तो हमारे कॉलेज में भी नुक्कड़ नाटक का कंपटीशन होता था। ठीक है, तो ये नुक्कड़ नाटक इसलिए ज्यादा प्रसिद्ध है कि एक तो आम जनता तक और अधिक व्यापकता सुनिश्चित करते हैं और बोलचाल की भाषा को ही ये प्रयोग में लाते हैं। तो 60 के दशक के बाद में इन्होंने जो मुद्दे उठाए वो आजादी से मोहभंग, शोषण में वृद्धि, जन संघर्ष की अभिव्यक्ति जैसे टॉपिकों को उठाया। परंपरागत जो मंचों की सादगी थी, उन्मुक्ता थी, लचीलापन था, संगीतात्मकता थी, सामूहिकता थी, उन सबको कम आर्थिक व्यय ने नुक्कड़ नाटकों को क्या किया, और अधिक लोकप्रिय बनाया। ठीक है, विषय मैंने बता ही दिए आपको, समसामयिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषयों को उठा लेते थे। प्रेमचंद की कहानियों को उठा लेते थे। प्रेमचंद की कहानियों के नुक्कड़ नाटक काफी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। मतलब इनका उद्देश्य यही होता है कि 30-40 मिनट में जानी पहचानी घटना और स्थितियों के तनावपूर्ण पहलुओं को उजागर कर
दर्शकों को उकसाना और प्रेरित करना। तो इसमें लचीलापन भी पाया जाता है, परिवर्तनशीलता भी पाई जाएगी, है ना? अनेक शहरों की अपनी अपनी नुक्कड़ टोलियां हैं, कॉलेजों की भी है नुक्कड़ टोलियां। ये जनता व नाटक के बीच की एक कड़ी का काम करता है। व्यंग्य भी किए जाते हैं इसमें। इसके जो महत्वपूर्ण जो पक्ष हैं वो है हबीब तनवीर, बहुत बड़े नुक्कड़ नाटक में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आगा हश्र, सफदर हाशमी, इनके बारे में दो दो चार चार लाइनें आप ढूंढ के लिख सकते हैं। आखिरी जो टॉपिक है आज का वह है अव्यवसायिक रंगमंच। इसके बारे में एक कथन मैंने आज बोला है कि भारत का जो लगभग जो रंगमंच है वो अव्यवसायिक श्रेणी का ही है। तो पारसी रंगमंच जब भारत में आया तो उसकी प्रतिक्रिया में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उसके समानांतर एक अव्यवसायिक रंगमंच की शुरुआत की। इसमें जो योगदान रहा वो कविता वर्धनी सभा, नेशनल थिएटर, नागर नाटक मंडली, भारतेंदु नाटक मंडली, इन सबका बहुत बड़ा योगदान रहा था। वाराणसी की भांति प्रयाग में भी एक नाट्य कला का केंद्र बनाया गया। दुर्भाग्य से लेकिन भारतेंदु की जब मृत्यु हो गई तो ये विशाल आंदोलन एकदम से ठंडा पड़ गया, यह समाप्त हो गया। हालांकि द्विवेदी जी ने थोड़ी कोशिश की परंतु सफलता नहीं मिल पाई। फिर बाद में जो स्वतंत्रता के बाद में जब नई सांस्कृतिक चेतना आई तो कई नगरों में कई सारी संस्थाएं उठी, जैसे एनएसडी इसमें प्रमुख है, जिन्होंने इस अव्यवसायिक रंगमंच परंपरा को आगे बढ़ाया। ठीक है, इन्होंने नाट्य अनुवाद भी किया, अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम, शेक्सपियर, कामू, इन सब के नाटकों का अनुवाद करके भी अव्यवसायिक तरीके से इसका रंगमंच का विकास भी किया। और इसमें मोहन राकेश और भीष्म सानी भी प्रमुख चेहरे हैं। आज हालांकि इसका परिप्रेक्ष्य बदला, थोड़ा अव्यवसायिक रंगमंच अभी थोड़ा व्यावसायिकता को ग्रहण कर रहा है। पहले केवल एनएसडी ऐसी संस्था थी, अब कई सारी संस्थाओं का विकास हो रहा है और कई सारे आयोजन देखने को मिलते हैं। तो ये जो आज हमने बात की 4 टॉपिक्स की, ये 4 टॉपिक हमारे आज होते हैं। बाकी 3 टॉपिक जो छोटे-छोटे हैं वो हम कल करेंगे और उसके बाद पेपर 2 हिंदी नाटक के 3 जो नाटक है हमारे सिलेबस के वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको जरूर फीडबैक दीजिएगा। जो बच्चे नए देख रहे हैं मेहनत कीजिए, शुरुआत से वीडियोस देखिए, अपना अध्ययन कीजिए, फिर वीडियोस का अध्ययन कीजिए और फिर उत्तर लेखन का अभ्यास कीजिए। एक चीज मैं देख पा रहा हूँ आजकल आप उत्तर कम भेज रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा जोश से जुटें और वापस से अपनी तैयारी को एक अलग दिशा देते हुए, अपने आप को उत्साहित करते हुए, मोटिवेट करते हुए उत्तर लिखना वापस प्रारंभ कीजिए। तो ये मेरी बार बार रिक्वेस्ट रहती है, क्योंकि मुझे पता है उत्तर नहीं लिखोगे तो सिलेक्शन उतना ही मुश्किल हो जाता है। उत्तर लिखना, सही मार्गदर्शन मिलना, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करती हैं। तो मैं आपके इसी प्रॉमिस के साथ कि आप उत्तर लिखेंगे, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।